नोटिफिकेशन आना हो तो टाइम पे आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ। ठीक है, आपको बताना है कि वास्को डी गामा, ठीक है मामा नहीं है वो, ठीक है, वास्को डी गामा जो है वो कौन से साल भारत के अंदर में आया था? जल्दी बताएंगे आप लोग। ABCD 42, 72, 58, 98 कौन से साल के अंदर में वास्को डी गामा जो है आप लोगों का भारत आया था? वास्को डी गामा वैसे तो वो 3 बार आया है भारत, लेकिन किस वर्ष वो है? कालीकट कोझीकोड के अंदर में आया था पहली बार। तो वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1498 लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल से निकला था वो, तो पुर्तगीज यात्री था वो, पुर्तगाली यात्री था। एक क्वेश्चन यहां भी क्लियर हो जाता है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पुर्तगाली यात्री था। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ये लिस्बन से निकलता है 1497 के अंदर में। ठीक है, और फाइनली जो है ये भारत के अंदर में कब वो पहुंचा? ठीक है, यहां पर में कलिकट, जिसको कोझीकोड बोला जाता है, केरल के अंदर में 1498 मई 1498 को अंदर में यहां पर में पहुंचा था वो। ठीक है, आप लोगों का मई के महीने में 1498 में। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि वास्को डी गामा 1498 के अंदर में भारत आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, कहां पर में आया था वो आया था आप लोगों का कलिकट के अंदर में। यहां का किंग कौन था उस समय का? किंग जमोरिन, जिसने उसका स्वागत किया, किंग जमोरिन। ठीक है, जमोरिन यहाँ का राजा था जिसने उसका स्वागत किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और फिर 1499 के अंदर में वो वापस चला गया। चलो, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे। पुर्तगाली यात्री था, 1498 के अंदर में आया था, कलिकट में आया था। और कलिकट के राजा का नाम क्या था वो आप लोग मेरे को जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए कितने लोग यहां पर में इसका आंसर कर पाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपका फंडामेंटल राइट से अलग है। जैसे आपके पास में फंडामेंटल कुछ राइट्स है जो आपके अधिकार है, वैसे ही आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। आपका अधिकार है पढ़ने का, तो आपका जो है कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर में योगदान देने का अपना अपना। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी सोचा कि अधिकार के साथ में कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर में बाद में जोड़े गए। ठीक है, पहले संविधान के अंदर में थे नहीं, हमारे संविधान के अंदर में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़े गए 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको जोड़ा गया। इसके जरिए हमारे संविधान में पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, उसके बीच में एक जबरदस्ती एक पार्ट को घुसाया गया, एक पार्ट घुसाया गया। वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट है आप लोगों का पार्ट नंबर 4A। तो भाई लोग और उनकी सभी बहनों, ध्यान से सुनो आप लोग, ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 4A में है। ये सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4A, पार्ट 4 और पार्ट 5 के बीच में जबरदस्ती उसको घुसाया गया, भाई घुस घुस अंदर घुस, उसके बीच में घुसा दिया गया। पार्ट नंबर 4A के अंदर में है ये याद रखना है आप लोगों ने, मौलिक कर्तव्य आपका। और उसमें केवल एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 51A। ये भी जबरदस्ती घुसाया गया है। आर्टिकल नंबर 51 था, आर्टिकल नंबर 52 था, उसके बीच में जबरदस्ती जो है आप लोगों का 51A को घुसाया गया। एक ही आर्टिकल है इस पूरे के पूरे पार्ट में, एक ही आर्टिकल है बस 51A, जिसमें आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 आपके कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य आप लोगों के 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मौलिक कर्तव्य वाली भी पूरी क्लास मैंने करवाई हुई है, हम उसको भी देख सकते हो। मौलिक कर्तव्य पूरा जिसके अंदर में हम लोगों ने किया हुआ है अच्छे से। प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करके एक क्लास हुई थी जिसके अंदर में मैंने पूरा पढ़ाया था आपको, पूरे के पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को पढ़ाई है और याद भी करवाया था मैंने आप लोगों को उसको। तो आर्टिकल नंबर 51A जो है आप लोगों का मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, एक कमेटी बनाई गई आप लोगों की, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के संविधान में पार्ट नंबर 4A को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज लेने का विचार हमारे दिमाग में कहां से आया था? USSR के संविधान से।
जो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था आप लोगों का, जिसको आज आप रशिया बोलते हो, पहले बहुत बड़ा एक संघ था वो, फिर बाद में वो 15 अलग अलग देशों में टूट गया। तो पहले जो यूएसएसआर करके एक संघ हुआ करता था, एक देश हुआ करता था, रशिया जिसका सबसे बड़ा पार्ट था, तो यूएसएसआर करके एक संघ हुआ करता था पहले 1991 के अंदर में, वो टूट गया आपका। तो फंडामेंटल ड्यूटीज उसके संविधान से हमने उधार लिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में दिया गया है। पार्ट बोला तो पार्ट 4 नंबर ए में दिया गया है। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है। कौन से देश से हमने इसको उधार लिया है, तो यूएसएसआर से उधार लिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहीं पे मैंने करवा दिया। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, ये किससे संबंधित है, ये कहां पर में दिया गया आप लोगों का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, तो ये आप लोगों का हमारे भारत के संविधान के कौन से वाले पार्ट के अंदर में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3। यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पार्ट नंबर 6, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4, पार्ट 4, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, आपको क्या लगता है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर रहे हो, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी जो है बेसिकली आप लोगों का पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में आप लोगों के आर्टिकल कहां से कहां तक दिए हुए हैं। अब धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होंगी फ्रेंड, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होंगी यहाँ पर में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में। तो उसी के अंतर्गत ये वाला भी आता है आपका 39A। 39A जो है ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसके पास में गरीबी के कारण या किसी और भी वजह के कारण अगर कानूनी सहायता नहीं है, तो सरकार उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आप लोग देख सकते हो कि जैसे हमारे मुंबई के ऊपर में जब हमला हुआ था 26/11 का, तो अजमल आमिर कसाब जो था उसको भी वकील उपलब्ध करा के दिया गया था, ताकि हमारे संविधान की जो है बेसिकली हमने जो एक वादा किया है कि हमको सबको बचाव करने का अधिकार देंगे, उसको भी देंगे करके, तो उसको भी दिया। पहले पूरी प्रोसीजर फॉलो की और फिर उसको फांसी पे लटकाया। वैसे हम चाहते तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमारे संविधान हमें कहता है कि हमें सबको जो है मौका देना है, तो कुछ ज्यादा ही मौका दे दिया हम लोगों ने। लेकिन अच्छी बात है, उससे हमारे पूरे दुनिया में हमारे संविधान की जो है वाहवाही हुई कि हमने हमारे संवैधानिक मूल्यों का पालन किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर में दिया हुआ है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे जो बर्मा है, ठीक है, जिसको आज आप लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हो, एक समय जो है वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में जो है उसको अलग कर दिया गया भारत से, ठीक है। भारत मतलब भारत से अलग कर दिया गया इन द सेंस उसका एडमिनिस्ट्रेशन भारत से अलग कर दिया गया, उसके प्रशासन को भारत से अलग कर दिया गया। तो वो कौन सा कानून था जिसके तहत इसको किया गया। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस एक्ट की, तो ये बर्मा को भारत से अलग करने वाला जो एक्ट था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा ये हमारा भारत है, यहाँ पर में है बर्मा, म्यांमार, ठीक है। पहले क्या था, 1935 के कानून के तहत मतलब उसके पहले तक 1937 तक ये बर्मा जो है ये भारत के ही साथ में मतलब बेसिकली वो चलता था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भारत से ही चलाया जाता था, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसको अलग कर दिया गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया गया 1935 के कानून के तहत 1937 में। तो 1935 के कानून के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो था ही नहीं कभी भारत का पार्ट, बेसिकली वो अलग थलग ही था बस, वो तो अंग्रेजों ने जीत लिया था और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उसको जोड़ दिया था बस। तो फिर बाद में अंग्रेजों ने सोचा उसको अलग कर दिया जाए, तो 1935 में उसको अलग कर दिया, ठीक है। 1935 के कानून के तहत 1937 में जाकर उसको अलग कर दिया।
तो ये याद रखना आप लोग, आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून, ठीक है, टाइफून। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 2100 से ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और 1100 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग जो है वो लाइक और शेयर का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे यहाँ पर में। तो टाइफून, देखिए फ्रेंड्स इसको ना मैंने ऐसे याद किया हुआ है, फोन। आपको पता है सबसे ज्यादा फोन कहाँ पर में बनते हैं? ठीक है, ज्यादातर फोन कहाँ से आते हैं? चाइनीज फोन होते हैं, आप लोगों को पता है ना। फोन फोन चाइना से बनकर आते हैं फोन। तो चाइना सी या चाइना का जो एरिया है, आप लोगों को साउथ चाइना सी का जो एरिया है, वहां पर में जो चक्रवात आता है उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको टाइफून कहते हो आप लोग। जो ये चक्रवात इस तरीके से जो होता है ना, ठीक है, बड़ा सा तूफान आता है समुद्र के अंदर में, तो टाइफून बोला जाता है उसको। कहाँ पर में? टाइफून उसको कहा जाता है आप लोगों का साउथ चाइना के अंदर में। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि अलग अलग इलाकों के अंदर में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर में केवल 47% लोगों ने आंसर सही दिया है, 49 हो चुके हैं अभी, 49% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग जो है वो करना। जैसे देखिए यहाँ पर में टाइफून, ठीक है, आप लोगों का चीन सागर वाला जो इलाका है आप लोगों का, ठीक है, चीन का सागर, ये यहाँ पर में पश्चिमी चीन सागर या प्रशांत महासागर, ये वाला जो इलाका है आपका, उसमें यहाँ पर में उसको टाइफून बोला जाता है। तो चाइना और जापान वगैरह आ जाए आप लोगों का, तो याद रखना इसको क्या बोला जाता है? टाइफून कहा जाता है। चाइना जापान के आसपास वाले क्षेत्र में इसको टाइफून बोलते हैं, चक्रवात को। इसको चक्रवात कहा जाता है या साइक्लोन कहा जाता है भारत के अंदर में। तो भारत में क्या कहते हैं हम लोग? इसको साइक्लोन। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड थोड़े समय पहले एक एग्जाम के अंदर में, हमारे भारत का कौन सा राज्य है जहां पर में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं? तो हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा चक्रवात उड़ीसा राज्य के अंदर में आते हैं, ये उस क्वेश्चन का आंसर था। तो भारत के अंदर में या हिंद महासागर के अंदर में इसको चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने के आप लोग। इसके अलावा फ्रेंड्स बागियो इसको कहा जाता है, बागियो। ठीक है, तो इसको तो बहुत ही आसान है याद रखना। ठीक है, फिलीपींस, भाई फिलीपींस है ये, फिलीपींस। तो फूल से याद रखो, फूल कहाँ होते हैं? बागों में होते हैं, बागों में बहार है। ठीक है, आपको जीएस से प्यार है, मतलब जीएस मतलब जनरल स्टडीज से बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं बोलेंगे गीता सिंह से प्यार है करके। ठीक है, तो बागों में बहार है, फूल है बाग के अंदर में। तो बाग का फूल कहाँ होते हैं? बागों में होते हैं। तो फिलीपींस, बागियो, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्लियर हो गया यहाँ पर इस तरीके से। विली विली, ठीक है, तो विली विली ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आता है, ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया में विली विली। अब आप लोगों को बाकी की जो चीजें हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम में आ जाएंगी आप लोगों के। बाकी अमेरिका, उत्तरी कैरेबिया, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर में इसको हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, हरिकेन। कुछ इलाके में उसको टोर्नेडो भी बोलते हैं। मिसिसिपी का जो इलाका है वहां पर में इसको ट्विस्टर भी कहा जाता है, ट्विस्टर, क्योंकि ये ट्विस्ट कर देता है ना, ऐसा गोल 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 घुमा के ट्विस्ट कर देता है आप लोगों की। ट्विस्ट कमरिया, वो गाना भी आया था, तो ये ट्विस्ट ऐसा गोल 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 घुमा के ना, ऐसा गोल गोल घुमा देता है आप लोगों को, ट्विस्ट कर देता है। उसके अंदर फंस गया तो आप लोग। चलिए अब देखते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर में इस पॉइंट को समझा है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ठीक है, यूपीपीसीएस 2019 के अंदर में आया हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए यहाँ पर में आप लोग खुद ही बताइए यार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें करके। बिली बिली नहीं है वो, विली विली है। वह को ब क्यों बोलते हो? वह बोलो लेकिन लिखो तो वह कम से कम। चलो पोल भी दे दिया मैंने आप लोगों को, देखते हैं आप कितने लोगों को याद हो गया ये चीज। जी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों का, बागों में फूल होता है तो फिलीपींस। ठीक है, आपका एक ही जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ, और 3 के साथ कहाँ लगी है? तो यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है। तो देखो ऑप्शन गलत होने के चांसेस आपके कम हो गए। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का फोन, ठीक है, फोन आया, फोन आया, कहाँ से आया फोन? चाइना से आया फोन। ठीक है, तो फोन चाइना से, तो सी की जो जोड़ी है वो 2 के साथ लगनी है आप लोगों की, और सी की जोड़ी 2 के साथ एक ही जगह पे लगी है, आंसर बी हो सकता है। एक से ही आप लोग एलिमिनेट कर लोगे बस। 84% लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पर में। कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए अभी। ऑप्शन एलिमिनेट बस आपने टाइफून से कर लिया, विली विली से भी कर सकते हो आप। विली विली जो है आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होता है, तो डी की जोड़ी जो है 1 के साथ लगनी थी। तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे आप लोगों के।
ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो आप लोग। ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे ना तो उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर तक आप लोग पहुंच सकते हो बेसिकली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का सही था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोग। परवीन अभी तो फिलहाल में नहीं बढ़ेंगी, ऐसी समझ के चलो आपने, और अभी से मतलब जो है उसी के हिसाब से अभी आपको करते हुए चलना है। बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी डेट आगे एग्जाम की वो बात का मैटर है। जिसने ये सोचकर पढ़ाई की कि बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी और उस चक्कर में रह गया, उसका रह जाएगा एग्जाम क्लियर होना। जिसने ये सोच के चल लिया कि भाई हो सकता है प्रीपोन हो जाए करके, अरे जल्दी ना हो जाए यार पेपर, ठीक है। अतुल कुमार के मन में आया, उन्होंने बोला यार नहीं काम करते हैं सरप्राइज, ठीक है, और फटाक से करा लिया पेपर। ऐसा समझ के पढ़ाई करो आप। उल्टा कहा पोस्टपोन की बात कर रहे हो आप, मैं प्रीपोन की बात करो कि प्रीपोन के हिसाब से पढ़ाई करो करके। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2014 के अंदर में पूछा गया था साइक्लोन के ऊपर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दो, ठीक है। इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही दो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों की जिंदगी के दुख खत्म हो जाए इस चीज से। विली विली, हरिकेन्स, टाइफून्स, बागियो। अरे यार ये बागों में बहार है, और बागों में बहार है तो बहार में फूल है, ठीक है। तो बाग में फूल होते हैं। डी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, और डी की जोड़ी यहाँ 3 के साथ नहीं लगी है तो ए आंसर नहीं हो सकता, यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। फोन आया, टाइफोन आया, ठीक है। तो चाइना कहाँ है भाई, चाइना। सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है, दोनों जगह पे लगा है। विली विली को ले लेते हैं हम लोग, विली विली भी हमारा बढ़िया है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है, एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है, एक ही जोड़ी 1 के साथ लगाया है यहाँ पर में, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है तो आंसर बी होगा आपका। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से हम लोग पहुंच गए एग्जाम हमारे आंसर तक। 74% लोगों ने सही आंसर दिया है अब तक। तो आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रैक्टिस करोगे ना जितना ज़्यादा। हरिकेन जो है ये यूएसए और अटलांटिक महासागर वाला जो एरिया है आप लोगों का, वहाँ पर में इसको हरिकेन बोला जाता है। हरिकेन, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, ये सब अमेरिका और उसके आसपास कैरेबियन आइलैंड वगैरह जो है ना उस वहाँ पर में बोला जाता है हरिकेन। जो कैरेबियन आइलैंड मतलब क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर में, यहाँ पर में आप लोगों का साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर में कैरेबियन आइलैंड्स है, तो यहाँ पर आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन था आप लोगों का 2005 में पूछा गया। देखो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आपके जहां जहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ एक ही बार में आपकी। तो इसके लिए यार एक लाइक या शेयर तो बनता है आप लोगों का। और जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, कहाँ पर में क्या आता है। तो भाई अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों के। चाइना के अंदर में तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं फोन आया टाइफोन आया। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगा दो भाई लोग, कहाँ पर में लग रहा है देख लो, ठीक है। बी की जोड़ी 3 के साथ, तो ये दोनों में तो नहीं लग रहा, तो ये ए और सी तो आंसर नहीं हो सकता आपका। ए और सी लगाने वालों तुमको जो है वो दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, ए और सी जिसने भी लगाया है, ठीक है। इंडिया के अंदर में इसको साइक्लोन बोला जाता है, इंडिया में, ठीक है, साइक्लोन बोलते हैं इंडिया के अंदर में इसको हम लोग। तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगे आपकी। ओ माय गॉड, सी की जोड़ी 4 के साथ केवल एक ही जगह पे लगी है, केवल एक जगह पे, और आंसर हमारा आ चुका है। 92% लोगों ने सही आंसर दिया है। अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में आप लोग उड़ा के आओगे, ठीक है। तो बी की जोड़ी, बी यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है आप लोगों की, बी की जोड़ी 3 के साथ, खत्म, खल्लास, फिनिश, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में विली विली बोला जाता है, एक ही जोड़ी 2 के साथ। अरे ये भी अपने आप में देखो ये भी एलिमिनेट हो गया था विली विली से भी। ये बहुत प्रो हो गए हो यार आप लोग, एकदम मतलब टन टनाटन प्रो हो चुके हो आप लोग, बढ़िया है। चलो 1400 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 2700 लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ा दो फिर जल्दी से, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूं, ठीक है। यूएसए के अंदर में इसको हरिकेन बोला जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में आपको बताना है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करता है भारत का संविधान, ठीक है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी को जात पात के आधार पर, ठीक है, किसी को भी जात पात के आधार पर, ठीक है,
ठीक है, उसको अपने कुएं से पानी नहीं भरने देना, स्कूल में नहीं आने देना, ठीक है, और दुकान से उसको सामान नहीं देना, जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते पर नहीं चलना, यह अस्पृश्यता कहलाता है। ऐसा नहीं कि जाके किसी ने टच नहीं करने दिया तो इसने मेरे को टच नहीं करने दिया तो अस्पृश्यता नहीं। अस्पृश्यता का मतलब वो टच करने देने वाला नहीं है। अस्पृश्यता का मतलब यहाँ पर मैं बेसिकली आप समझो कि आप उसको जाति के आधार पर अलग थलग कर रहे हो, वो अस्पृश्यता होता है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 में आप लोगों को ये दिया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने अनटचेबिलिटी परफॉर्म की तो आप लोग जो है वो जिंदगी भर के लिए आप लोग जो है गवर्नमेंट सर्विसेज से बैन हो जाओगे। तो बहुत बड़ा खतरा है। कभी भी अस्पृश्यता नहीं करना, जात पात के आधार पर किसी को भी जो है वो अलग थलग नहीं करना कि ये छोटी जाति का इसलिए इसको अलग कर दो, या स्कूल में जाकर आपने छोटी जाति के किसी बच्चे को सो कॉल्ड, वैसे छोटी जाति बड़ी जाति ऐसा कुछ होती नहीं है, इंसान इंसान होता है, लेकिन मान लो आपने सो कॉल्ड ऐसा किया तो जिंदगी भर के लिए आप जो है वो सरकारी नौकरी से बैन हो जाओगे। ठीक है, और खत्म कर दिया जाएगा। 17, तो ये खतरा वाली बात है, ऐसा करना नहीं है आप लोगों ने किसी ने भी। ठीक है, तो अस्पृश्यता 17 के अंदर में आप लोगों का। उपाधियों का अंत, जो उपाधि आपको दी जाती है राजा अधिराज, ठीक है, राजा अधिराज, उपाधियों को खत्म कर दिया गया है 18 के जरिए। ओके, आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में उपाधियां खत्म कर दी गई, जैसे राजकुमार, राजकुमारी, ये सब जो उपाधियां दी जाती थी वो उपाधियां खत्म कर दी गई। हाँ, अब मान लो किसी मम्मी ने अपने बच्चे का नाम ही रख दिया यहाँ पर, मैं अरे ले 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 मेरे घर में नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ है, इसका नाम मैं राजकुमार रखूंगी, तो क्या ना राजकुमार नाम रख सकते हैं? हाँ, वो नाम रख सकते, लेकिन कोई और नाम है और केवल टाइटल के रूप में राजकुमार इस्तेमाल कर रहे हो या राजकुमारी इस्तेमाल कर रहे हो, वो गलत है। नाम के आगे में लगा देना जानबूझकर, महाराज अधिराज, ठीक है, चक्रवर्ती, ठीक है। अब मिथुन चक्रवर्ती वो उसका सरनेम है तो वो लगा सकता है, लेकिन वो टाइटल के रूप में नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ये अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे वो लोग इसका आंसर कर पाएंगे आराम से। ठीक है, 2000 बच्चों जो है यहाँ पर में उन्होंने फ्रेंड्स पोल में आंसर किया था, और लाइक्स जो है यहाँ पर में केवल 1600 है, तो ये बहुत नाइंसाफी है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप लोगों की, ठीक है, ड्यूटीज देखो, कर्तव्य, ओके, तो जब लाभ उठाते हैं तो कर्तव्य भी कुछ होते हैं। तो कर्तव्यों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, ठीक है, चौधरी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसने रिकमेंड किया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हमारे भारत के अंदर में कर्तव्य भी करने चाहिए, क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, कर्तव्य पूरे नहीं करते, वो भाग जाते हैं कर्तव्य पूरे करने की जब बारी आती है तब, ठीक है, वो हट जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर में संविधान के अंदर में इसलिए डाला गया था क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, आपने भी देखा होगा अभी यहाँ पर में, तो जो अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते हैं, ठीक है, अपना योगदान नहीं देते वहां पर में भारत की प्रगति के अंदर में कभी भी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है यार, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं तुमको, कि जेल में तो डाल नहीं सकते यहाँ पर में कि तुम कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे हो, तो संविधान के अंदर में डाल देंगे तो शायद उन पर कुछ असर पड़े, इस तरीके से जो है वो मौलिक कर्तव्य को डाला गया है। मौलिक कर्तव्य जस्टिफाइबल नहीं होते, मतलब अगर किसी ने मौलिक कर्तव्य पूरा नहीं किया तो उसको कोर्ट में उसको जेल में नहीं डाला जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपका अधिकार है, अगर आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर आपने पूरे नहीं किए तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी के भी दिल से आना चाहिए कि भाई हाँ यार मेरे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कोई दूसरा बोले और फिर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, या संविधान बोले और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ये कितनी खराब बात है कि हमको हमारे संविधान के अंदर में लिखना पड़ा कि ये आपके कर्तव्य है, जबकि हमारे देश के अंदर में लोगों में खुद से आना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे भारत के अंदर में मौलिक कर्तव्यों को, आर्टिकल और पार्ट बता देंगे आप कौन सा आर्टिकल है और कौन सा वाला पार्ट है आपका, ठीक है। ओके, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, ये आप लोगों ने बताना है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अगर बन गया है और वो जो है संविधान का पालन नहीं कर रहा, वो संविधान के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है,
तो उस व्यक्ति को जो भारत के संविधान को फॉलो नहीं कर रहा, भारत के संविधान को ठीक से लागू नहीं करवा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग जो है उसके पद से हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार हमारी संसद को है, लोकसभा अकेली नहीं, संसद को है। ये याद रखना है आप लोगों ने, संसद उसको उसके पद से हटा सकती है। संसद केवल 47% लोगों ने अब तक यहाँ पर मैं आंसर किया है फ्रेंड्स, सी को। 48-47 के बीच में वो झूल रहा है हमारा झूला। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार संसद को दिया गया। इसको महाअभियोग कहा जाता है, महाभियोग, महाभियोग बोलते हैं इसको। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर में ही मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि महाभियोग जो है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, किसी भी राष्ट्रपति को आज तक नहीं हटाया गया है। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली थी? कोई बता सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में हमने कौन से देश से उधार ली है? तो हमने ली है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने उसको उधार लिया है, हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया हमने कौन से देश से उधार ली है? कौन से देश के संविधान से? तो राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, वो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चुनने की प्रक्रिया और उसको हटाने की प्रक्रिया अलग अलग देशों से उधार ली गई है, ये भी आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। मेरे को एक बात बताओ कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा है? सबसे लंबे समय तक। और सबसे कम समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है? ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर में कर सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखा करो आप लोग। राज्यसभा जो है, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कितने साल के लिए चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को कितने साल के लिए चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को, देखिए फ्रेंड्स, हमारी संसद के दो पार्ट है, हमारी संसद के दो पार्ट है, मतलब दो बेसिकली सदन है। वैसे तो संसद के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का पार्ट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे संसद के 3 पार्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक जो है वो कानून नहीं बनता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, 5 ईयर्स का। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा तो कंटिन्यूअस चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती राज्यसभा। राज्यसभा के लिए जो लोग चुनकर जाते हैं वो 6 साल के लिए चुनकर जाते हैं। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस से कंटिन्यूअस चलती रहती है। लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 81 के अंदर में ये बात बोली गई है राज्यसभा का, जिसमें कंपोजिशन, आर्टिकल नंबर 81 81 81 उसके अंदर में राज्यसभा के कंपोजिशन और राज्यसभा के सदस्यों के टेन्योर के बारे में जानकारी दी गई है आप लोगों को। तो उसके अंदर में ये सब बताया गया, 6 साल के लिए उनको चुना जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे। तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? देखिए, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारा जो भारत है वहां पर में आने वाले पहले समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपियंस थे, ठीक है, पुर्तगाली लोग, ठीक है। उन्होंने कलिकट के पोर्ट के ऊपर में 1498 पे कदम रखा था, वास्को डी गामा ने। धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, भारत के इलाकों को जीतना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर में गोवा है, ठीक है, गोवा को उन्होंने जो है 1510 के अंदर में, ठीक है, 1510 के अंदर में जीत लिया था, ये याद रखेंगे आप लोग, 1510 के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। 1510 से लेकर, ठीक है, 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। कितने साल तक रहा बता सकते क्या गिन के आप लोग? कितने साल हो गए ये आपके? 1510 से लेकर 1961 तक, बता दो कोई गिन के कितने साल हो गए? 451 साल हो गए, 451 ईयर्स, 450 साल तक जो है गोवा के ऊपर में पुर्तगालियों का शासन रहा। तो आप आज भी जब गोवा जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को पुर्तगाल का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, वहां पर में पुर्तगाली सभ्यता का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 1510
बाद में उन्होंने पुर्तगाल को अपनी राजधानी बना लिया था, सॉरी गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था उन्होंने, ठीक है, 1530 में। 1530 में गोवा को कैपिटल बना लिया था उन्होंने, अपना राजधानी बना लिया था। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? गोवा थी। 1530 में उसको राजधानी बना दिया था उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। 3163 लोग हो चुके हैं हमारे साथ में यहाँ पर में, 1914 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक और शेयर दोनों करते रहेंगे सभी के सभी लोग। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कल 10 बजे आप लोगों की क्लास होने वाली है, बड़ी वाली क्लास आप लोगों की, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग पूरे 120 क्वेश्चन करेंगे एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के ऊपर में, पोल के साथ में। तो सभी लोगों ने लाइव आना है, लाइव प्रेशर को फील करना है आप सभी लोगों ने कल। 2011 में विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मेरे पास में आंसर्स आने आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 2011 में विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत की जनसंख्या का कितना योगदान था? तो 17.5 जो है यहाँ पर में इसका योगदान था, 17.5। हमारा भारत जो है पूरे दुनिया का केवल 2.4% एरिया कैप्चर करता है, या उसको अपने अधिकार में रखता है। पूरे दुनिया में जितनी जमीन है उसका केवल 2.4% भारत के पास में है, लेकिन पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है उसमें से 17.5% भारत के पास में है। तो 2.4% जमीन के ऊपर में 17.5% जनसंख्या रहती है। तो आप समझ रहे हो हमारा देश कितना ज्यादा पॉपुलेटेड है बाकी देशों के मुकाबले में। केवल 2.4% भाग हमारे पास है, और उसके मुकाबले में जो है 17.5% जनसंख्या हमारे पास में है पूरे दुनिया की, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 17.5% जनसंख्या भारत में है, ओके। चलिए, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन के पहले एक बार फिर से बता दूं कि कल आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती का जो है 5 घंटे का लगातार महा मैराथन होने वाला है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के 120 क्वेश्चंस जो है पूरे के पूरे, ठीक है, 120 क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा वहां पर में बनाया जाएगा। एकदम लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट। आप लोगों ने सभी लोगों ने उसको लाइव पूरा का पूरा जो है अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम के अंदर में कर रहे हो। पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है, कौन सा कितने क्वेश्चन सही हुए, 1 2 3 4 में से कितने सही हुए आपके, वो आप लोग करते रहना। और आप सारे लोगों के अंदर में आपका स्कोर कितना आया वो भी आप लोग यहाँ पर में लिख सकते हो फिर उसमें, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भोजपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का जो सिल्क सिटी आप लोगों का वो है भागलपुर, ठीक है। भागलपुर के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को काफी सारे जो है वो व्यूवर्स वीवर्स जो बुनकर है वो देखने के लिए मिलेंगे। कुल बुनकरों की संख्या 90,000 से भी अधिक है भागलपुर के अंदर में। जो बुनकर बुनकर का मतलब होता है जो कपड़ा बनाते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आप लोगों की। उसके बाद में फिर गया भी आता है आप लोगों का, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी वगैरह भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुनकर है आप लोगों के वो आपके भागलपुर के अंदर में है। इसी वजह से इसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी। कपड़ा यहाँ पर में बुनाई जो होती है उसके कारण, ठीक है। तो कपड़ा बुनाई के कारण जो है भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहते हैं, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोने जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक सोने वाला क्वेश्चन, मतलब सोने वाला मतलब आपको सुलाने वाला नहीं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पर, मैं आपको ठीक है।
तो सबसे अधिक सोने का भंडार आप लोगों को कहाँ मिला है फ्रेंड्स? जमुई के अंदर में मिला है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जमुई के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमुई। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक स्टैटिस्टिक्स है जो आप लोगों को याद रखना है। जो ये टेबल है आप लोगों का, जिसमें बताया गया कि गोल्ड और रिजर्व्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो कहाँ पर में है। तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भाई हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड और है, स्वर्ण अयस्क है, मतलब जिसमें से सोना निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है बाहर, उसमें 44% जो है वो बिहार के पास में है आप लोगों का। और ये मैं नहीं कह रहा अकेला, ये देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस .gov.in, ये जो वेबसाइट है आप लोगों की, ये कह रही है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके भी। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा है। ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा है आप लोगों का, आप देख सकते हो। बिहार के पास में 44% है, फिर आता है बारी राजस्थान की 25%, फिर कर्नाटक के पास में 21% है। और ये आप लोग देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा है आप लोगों का। ओके, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 44% जो सोने का अयस्क का भंडार है। सोने के अयस्क का मतलब होता है ऐसा जो कच्चे पूरा का पूरा सोना मिक्स होता है, अलग अलग और अलग अलग मेटल्स उसके साथ में चिपके हुए होते हैं, फिर उसको साफ करके निकालना पड़ता है। तो 44% बिहार में है, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो है वो जमुई के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, जमुई के अंदर में। ठीक है जी। कर्नाटक के अंदर में जो है KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड, आप लोगों की वहां से भी निकाला जाता है। ठीक है, कर्नाटक में एक मूवी आई थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आप लोगों का, कोलार गोल्ड फील्ड। बिहार में तो चलो अभी अभी इसकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन पहले कर्नाटक के अंदर में पहले से ही पता था हम लोगों को, इसी वजह से वो कर्नाटक बोल दिया जाता है यहाँ पर में। ठीक है आप लोगों का, तो बाकी तो एज सच और उसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है इस चीज़ को। बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों की कल जो मैराथन है वो लग चुकी है आप लोगों की। उसको सभी के सभी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे उसको, और उस पर जो नोटिफिकेशन का होता है ना, नोटिफाई मी का ऑप्शन, उसको ऑन कर देंगे सभी के सभी लोग। नोटिफाई मी का ऑप्शन जो है उसको सभी लोगों ने ऑन कर देना है, ताकि आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो जो क्लास है जैसी स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलिए। बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, कुछ सवाल आप लोगों से है जो आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर करोगे। ठीक है, कमेंट के अंदर में आप लोगों ने आंसर करना है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 7611 101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, ये कमेंट करेंगे आप लोग किसको कहा जाता है। यहाँ पर मैं सभी के सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहता है, इंडिया में रहती है। ठीक है, कितना परसेंट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर में है, इंडिया में है, ये बताएंगे कितना परसेंट पॉपुलेशन। आज ही पढ़ाया है आप लोगों को, इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि भाई टाइफून, ठीक है, टाइफून जो है आप लोगों का ये कहाँ पर में पाए जाते हैं, कौन से एरिया में टाइफून कहा जाता है। ठीक है, टाइफून कहा जाता है चक्रवातों को। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कौन से वाले राज्य में आते हैं ये भी आप बता सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पूरा का पूरा लेक्चर देखा है वो पूरी की पूरी जानकारी दे देगा मेरे को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था मैंने, एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके अलावा आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे सभी लोग कि वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा जो है वो कौन से ईयर में भारत आया था। ठीक है, कहाँ आया था, वो कौन से क्षेत्र में आया था, और वहाँ का राजा का नाम क्या था, वहाँ के राजा का नाम क्या था। ठीक है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मैं ये लेक्चर बंद करूंगा वैसे ही आप लोगों को जो है वो कमेंट में आंसर करना है। आप लोग रीडायरेक्ट होंगे फ्रेंड्स उस सेशन के ऊपर में, जो सेशन आप लोगों का लगा हुआ है उस सेशन को आप लोगों ने क्या करना है, उस सेशन को लाइक कर देना है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा लाइक्स वहाँ पर में हो जाएंगे उतना ज़्यादा जो है फ्रेंड्स क्या होगा कि सारे के सारे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, और जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे उतना ज़्यादा जो है फैकल्टीज़ को लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो आप लोग जो है उस सेशन को जाकर सारे के सारे लोग जो है वो लाइक का बटन दबा देंगे और नोटिफाई मी का ऑप्शन दबा देंगे वहाँ पर में।
ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले सेशन के अंदर में फ्रेंड्स, बिल्कुल धमाकेदार। कल 10 बजे डॉट 10 बजे का अलार्म लगा दो सभी लोग, ठीक है। और जितनी भी लड़कियां हैं, खाना वगैरह सुबह सुबह जल्दी उठकर बना लेना, ठीक है। अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी भेज देना, जाओ करके जाओ, ऑफिस जाओ, तुम मेरे को काम है करके, ठीक है।